हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा था, जिसमें हमने पूरे पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक करा दिए हैं। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो वो चीज आपको समझना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला आपका क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था कि त्वरित आवेश के कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उत्पन्न होती है, लेकिन इसकी जो पुष्टि है वो सबसे पहले हार्टेज ने किया था। तो ये चीज मैंने पहले ही बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था प्यारे बच्चों की जो आपका आवेश है थोड़ा बहुत इधर उधर गति करेगा तो उसमें आवेशित त्वरित कहलाएगा, और उसी कारण एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। माना गया था कि जब आवेश त्वरित होता है तो उससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का उत्पादन करता है, और फिर वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लगातार इस प्रकार के उत्पादन से एक प्रकार की तरंग बन जाती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये सबसे पहले बता दिया था मैक्सवेल ने, लेकिन इसकी पुष्टि किसने की थी, तो हार्टेज ने। यदि कह दिया जाए आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज सबसे पहले किसने की, पुष्टि सर्वप्रथम किसने की, तो वो है प्यारे बच्चों हार्टेज। लेकिन यदि क्वेश्चन आ गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे पहले मतलब सांकेतिक प्रयोग किसने बताया, तो मैक्सवेल ने किया। ठीक है, तो जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पादित होता है प्यारे बच्चों, तो त्वरित आवेश से। किससे, त्वरित आवेश से। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है। निर्वात यानी जहां कोई माध्यम नहीं होता, उसका फार्मूला बताना है। तो C = 1/μ0 × ε0। ओके, पहला है। दूसरा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, तो C = 1/μ0 ε0। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मंडल किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है, तो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। कौन सी विकिरण प्यारे बच्चों, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक है, तो ओजोन मंडल किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग की पुष्टि सर्वप्रथम किसने की, तो हार्टेज ने बताया था। किसने बताया, हार्टेज ने बताया। इसके पहले मैंने आपको बताया भैया कि मैक्सवेल ने पहले बताया, लेकिन मैक्सवेल का प्रयोग अमान्य माना गया। कब तक, जब तक कि हार्टेज ने पुष्टि नहीं कर दी। यानी मैक्सवेल के मृत्यु के बाद हार्टेज ने पुष्टि किया, इसके बाद उनके मृत्यु के बाद उनका प्रायोगिक सिद्धांत सही निकला। समझ रहे हैं, तो मैक्सवेल ने पहले ही बता दिया था, लेकिन हार्टेज ने बाद में पुष्टि की। तो सर्वप्रथम हार्टेज को ही कहा जाता है कि पुष्टिकरण किसने किया, तो हार्टेज ने किया। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। अगला है, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग का उत्पादन किससे होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग रेडियो तरंग कैसे उत्पादन की जाती है, विद्युत दोलित्र से। ठीक है, किससे, विद्युत दोलित्र से। सबका अलग अलग, जैसे रेडियो तरंग का अलग है, सूक्ष्म तरंग का प्यारे बच्चों निर्वात ट्यूब से होता है, अवरक्त तरंग का गर्म पिंड से हो जाता है, दृश्य प्रकाश का सूर्य उत्तेजित परमाणु से हो जाता है, जो आपका परावैंगनी तरंग होता है इससे प्यारे बच्चों ये भी गर्म पिंड से हो जाता है, सूर्य से हो जाता है। एक्स किरण कैसे उत्पन्न होती हैं, तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की भारी तत्वों पर बौछार करने पर। गामा किरणों की तो नाभिकीय अपक्रियाओं पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग किससे उत्पादित होती है, तो विद्युत दोलित्र से। रेडियो तरंग की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की 1899 में। सभी तरंगों की खोज आपको याद करना है। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने 1899 में किया। सूक्ष्म तरंग हार्टेज ने, अवरक्त तरंग विलियम हर्शेल ने। ठीक है, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की प्यारे बच्चों, तो 1666 में न्यूटन ने किया था। परावैंगनी तरंग की खोज किसने की, रिटर ने की थी। एक्स किरणों के रोंटगन ने, और गामा किरणों के हेनरी बेकरल ने। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, गामा किरण। सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति के जो है प्यारे बच्चों कौन है, गामा किरण। और सबसे कम आवृत्ति तो हो जाएगा रेडियो तरंग। क्या, रेडियो तरंग। ओके, सबसे अधिक आवृत्ति की गामा किरण और सबसे कम आवृत्ति की प्यारे बच्चों कौन है, तो आपका रेडियो तरंग है। ओके, वह तरंग जिनकी आवृत्ति मेगा हर्ट्ज की कोटि की होती है उसे हम रेडियो तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं, रेडियो तरंग। दृश्य प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। याद कर लो, यहां से यदि आवृत्ति में यहां पर लिख दूं तो कितना होता है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से कितना होता है, 7 × 10⁻
14 हर्ट्ज। ओके, ये दृश्य प्रकाश की आवृत्ति है। किसकी? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? मैंने बताया न्यूटन ने 1666 में। कब? 1666 में। एक्स किरणों की रोंटगन ने। परावैंगनी तरंग की खोज किसने की? रिटर ने, है ना। सूक्ष्म तरंग की हर्ट्ज ने, सूक्ष्म हर्ट्ज। ओके, रेडियो तरंग मार्कोनी, रेडियो तरंग मार्कोनी। गामा किरणों का स्रोत क्या है? गामा किरणें किस प्रकार से उत्पादित होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों? तो नाभिकीय विक्रियाओं के फलस्वरूप गामा किरणें मिलती हैं। फिंगरप्रिंट हेतु किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए किस प्रकार का हम तरंग प्रयोग करते हैं? तो परावैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल याद कर लें, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और यदि मैं आपसे कह दूं यांत्रिक तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो प्यारे बच्चों यांत्रिक तरंग की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है। ओके, ध्वनि तरंग की वायु में प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की वायु में अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अच्छा, मैं आपसे कहूं ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक विशेष प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। जो मैं बता रहा हूं उसे नोट डाउन कर लेना, जितने ऑब्जेक्टिव हैं। ये मत कहना सर आपने लिखा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो लिखा नहीं जाता, आप लोगों से बनना चाहिए। मैं रिलेटेड बता देता हूं कि ध्वनि तरंग आ गई तो ध्वनि तरंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि ध्वनि तरंग एक प्रकार से वायु में अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है और इसको संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये प्यारे बच्चों जो बिना माध्यम के चलते रहते हैं। ठीक है, यदि हम आपसे पूछें विद्युत चुंबकीय तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करती है, सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वही ध्वनि तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग प्यारे बच्चों ये जो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करते। याद कर लो आप लोग, जो ध्वनि तरंग होती है वो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे और पूछूंगा अगला क्वेश्चन, लेकिन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य एवं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का नाम क्या है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य प्यारे बच्चों गामा किरण, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। जैसे हमने बताया था आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी? तो गामा किरण की, तो भैया तरंग दैर्ध्य गामा किरण का कम। ठीक है, और यदि हम बात करें आवृत्ति सबसे कम किसकी? तो रेडियो तरंग की, क्योंकि रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या रिलेशन भैया? तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा आवृत्ति उतना ही कम होगा। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गामा किरणों की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने की। किसने की? हेनरी बैकरल ने की। गामा किरणों की खोज किसने की प्यारे बच्चों? हेनरी बैकरल ने की। किसने? हेनरी बैकरल ने की। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ये वायु की बात कर रहा हूं। एक विशेष प्रकार के माध्यम में ही ध्वनि गति कर सकता है। ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग ठोस पदार्थ में होता है। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, इतना याद कर लो आप। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की भैया? तो रोंटगन ने की। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रोंटगन ने की। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? आपसे कोई पूछ दे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है परावैंगनी तरंग। कौन सा प्यारे बच्चों? परावैंगनी तरंग। कौन सा? परावैंगनी तरंग। कैंसर के इलाज हेतु किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण। किसकी उपयोग की जाती है प्यारे बच्चों? गामा किरण। अगला यदि आपसे हम पूछे नाभिकीय संरचना का पता लगाने के लिए, बिल्कुल गामा किरण। कैंसर के इलाज के लिए गामा किरण। कैंसर के इलाज के लिए गामा किरण। नाभिकीय संरचना का पता लगाना है तो गामा किरण। आपके शरीर में अवांछित कोशिका बन गए हैं, उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो गामा किरण। किसका प्रयोग करते हैं? गामा किरण। ठीक है, इतना क्लियर है ना? गामा किरण का प्रयोग हम नाभिकीय संरचना का पता लगाने में करते हैं, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में लगाते हैं, कैंसर के इलाज में लगाते हैं। बिल्कुल याद कर लो भैया, याद कर लो। आपसे पूछा जाए कि एक्स किरणों का प्रयोग बताओ, या कि क्वेश्चन आ जाए ट्यूमर आदि के इलाज में किस तरह का प्रयोग? क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाना। आपके शरीर में कहीं पे अवांछित कोशिकाएं बन चुकी है, उसको नष्ट नहीं करना, केवल पता लगाना है। आपकी हड्डियां टूट चुकी है तो फिर पता लगाना है, टूटी हुई हड्डी, शरीर के आंतरिक
मतलब भाग में कोई सिक्का चला गया, गोला चला गया, मतलब छोटा बहुत राड का कण या क्षण का कण, कुछ भी लोहे का कण, तो उसका पता लगाना है तो किन तरंगों का प्रयोग करते? एक्स तरंगों का, मतलब एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर कैंसर है उसका पता लगाने के लिए, ट्यूमर है उसका पता लगाने के लिए, है ना, या कि मान लीजिए किसी घर में दरार हो गया उसका पता लगाना है, हमारे शरीर में कहीं हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, टूटी हुई हड्डी, शरीर के अंदर कोई कण उपस्थित हो गया है, तो इनका पता लगाना है। यदि कहने का मतलब कुल मिलाकर यदि हम किसी चीज का पता लगाना चाहते हैं, जैसे बैग में कोई चोरी छुपी ले जा रहा है कुछ चीजें, तो वहां पर किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो एक्स किरण, किनका? एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट तो आपको पता ही होगा, ये फिंगरप्रिंट और परीक्षण के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी। कौन सा तरंग पहले बच्चों? पराबैंगनी तरंग, याद कर लेना। ठीक है, पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है फिंगरप्रिंट के लिए। इस प्रकार से आज कई सारे आप लोगों ने, अच्छा पौधा घरों को गर्म रखना चाहते हैं तो किन तरंग का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंग। पौधा घर में जो अवरक्त तरंगें होती हैं वो पौधा घर को गर्म रखती हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोग आज की इस वीडियो में काफी सारे ऑब्जेक्टिव आपने समझ लिया, और जितना भी मैं बोलता जाता हूं शायद आप लिख लिए होंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव लगभग 40 से 50 हो गए होंगे। लेकिन मैं जितना कराया हूं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। बिल्कुल लिख लेना, वीडियो को पुश करके रोक के बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे, ताकि सभी क्वेश्चन जो भी है इससे बाहर आने ही नहीं है, इससे बाहर आना ही नहीं है। इतने क्वेश्चन दिए आपके लिए बहुत कुछ है, और 2-2 अंक के इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चीज भी मैं करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। इसी प्रकार हम अगली वीडियो के साथ मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।